हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मैं हूं यशन राज पवार। हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की डीपीपी को सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, दिस इज चैप्टर नेम अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट डीपीपी जो आप लोगों के लिए थी उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले इसमें देखो, यहाँ पर द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सॉइल मास इज नोन है। सॉइल मास का जो एक्चुअल मूवमेंट है उसको क्या बोला जाता है? सरफेस फेलियर, कोलैप्स, स्लो फेलियर या बेस फेलियर। देखो यहाँ पर सरफेस, बेस, ये सब तो अलग अलग चीजें हैं। कोलैप्स का मतलब तो पूरा ढह जाना ही होता है। तो बेसिकली स्लोप फेलियर इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने पता है कि सॉइल के अंदर जब हम स्लोप स्टेबिलिटी वगैरह में भी पढ़ेंगे या फिर स्लोप फेलियर जो आपके पास होता है सॉइल के अंदर, उसके बारे में हमने चीज़ पढ़ी थी कि आपका सॉइल जो है अलोंग अ पर्टिकुलर फेलियर प्लेन सॉइल का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली स्लोप फेलियर आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज आंसर सी विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी ऑप्शंस को देखकर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे बहुत इजीली इससे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय, अगर म्यू पॉइजन्स रेशियो है तो कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होगा? ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हमने कैलकुलेट भी किया था इसको। दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। ये आपके पास होता है कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ये हमने क्या किया था, जनरलाइज हुक्स लॉ लगा के आपने इसको डिराइव कर लिया था। किससे? जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिराइव कर लिया था। ठीक है, डिराइव कर लिया था। तो देखो करेक्ट आंसर क्या? म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। दैट मींस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन सॉइल थ्रू विच इट परकोलेट्स इज नोन एज एक्टिव प्रेशर, रेडियल प्रेशर, सीपेज प्रेशर या पैसिव प्रेशर। देखो एक्टिव, रेडियल, पैसिव तो अलग चीजें हैं, ये तो लेटरल प्रेशर्स हैं। ये आपसे बोल रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सॉइल। पानी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये हमने सीपेज एनालिसिस के अंदर डिटेल में पढ़ा था, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सीपेज प्रेशर ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी सी, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है फॉर अ फ्लेक्सिबल फुटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन। अगर मैं फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करता हूं तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो आपके पास कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब भी मैं बात करता हूं फ्लेक्सिबल फुटिंग की, वेन एवर वी विल टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल फुटिंग, जब आप फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करोगे एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर आपके पास सेटलमेंट जो होता है, ठीक है, सेटलमेंट जो होता है ये वेरिएबल होता है। सेटलमेंट जो होता है ये वेरिएबल होता है, और आपके पास जो कांटेक्ट प्रेशर जो होता है वो कांटेक्ट प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांटेक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म, मतलब कांटेक्ट प्रेशर आपके पास क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। और सेटलमेंट आपके पास क्या रहेगा? सेटलमेंट आपके पास वेरिएबल रहेगा इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल। रिवर्स हो जाता है रिजिड के केस के अंदर। रिजिड के केस के अंदर क्या होता है? रिजिड के केस के अंदर आपके पास सेटलमेंट वेरिएबल होती है। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर आपके पास सेटलमेंट जो है, दिस सेटलमेंट इज वेरिएबल, जबकि आपके पास जो कांटेक्ट प्रेशर है वो आपके पास यहाँ पर सेटलमेंट कांस्टेंट रहती है और कांटेक्ट प्रेशर वेरिएबल हो जाता है। मतलब सेटलमेंट आपके पास हो जाता है कांस्टेंट और कांटेक्ट प्रेशर सीपी जो होता है ये होता है वेरिएबल इन द केस ऑफ रिजिड फुटिंग। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल फुटिंग की अगर फॉर एग्जांपल बात करते हो तो मान लो फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर अगर आपके पास सॉइल जो है वो मान लो सैंड की बात कर रहा हूँ या फिर मैं क्ले की बात कर रहा हूँ इस तरीके से, तो अगर नीचे आपके पास फ्लेक्सिबल फुटिंग है, इफ दिस इज अ फ्लेक्सिबल फुटिंग, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेटलमेंट, मैंने क्या बोला? सेटलमेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, सेटलमेंट वेरिएबल होगा तो यहां पर आपके पास जो सेटलमेंट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये सेटलमेंट कुछ इस तरह से आता है और कांटेक्ट प्रेशर कुछ इस तरह से आएगा। तो ये कांटेक्ट प्रेशर जो है दिस इज कांस्टेंट, और सेटलमेंट आपको सैंड के अंदर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ये सैंड के अंदर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर क्ले के अंदर आ जाओगे, अगर क्ले के अंदर आ जाओगे आप, अगर मैं क्ले की बात करता हूँ इस वाले केस के अंदर, तो क्ले में देखो कैसे होगा। क्ले में आपके पास होगा कुछ इस तरीके से, क्ले में आपके पास होगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन ये भी आपके पास जो है सेटलमेंट वेरिएबल रहेगा, लेकिन कांटेक्ट प्रेशर जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये यूनिफॉर्म रहेगा इवन इन द क्ले हो, सैंड हो, कोई भी हो, यहाँ आपके पास कांटेक्ट प्रेशर क्या रहने वाला है? यूनिफॉर्म रहने वाला है। इसका मतलब फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल अगर मैं कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग, तो वो आपके पास एक तरीके से सेम ही रहेगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ प्रेशर बिहाइंड द ब्रिज अबटमेंट इज। ये तो मैंने आपको क्लास के अंदर नोट में लिखवाया भी है, पॉइंट्स में लिखवाया भी था कि जो ब्रिज अबटमेंट होता है इसके बिहाइंड, ठीक है, इसके बिहाइंड, तो प्रेशर बिहाइंड द ब्रिज अबटमेंट अगर बातचीत करोगे तो ये आपके पास एट रेस्ट प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर बिहाइंड द
ब्रिज अबटमेंट जो आपके पास होगा, प्रेशर बिहाइंड द ब्रिज अबटमेंट विल बी योर एट रेस्ट प्रेशर, ठीक है, दिस विल बी योर एट रेस्ट प्रेशर। इसका मतलब हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, सी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे, force considered for the analysis of an elementary profile of a gravity dam under empty reservoir conditions are। तो empty reservoir conditions के अंदर देखो अपलिफ्ट तो आपके पास आना नहीं है, वाटर प्रेशर आपका आएगा नहीं क्योंकि empty conditions हैं, सेल्फ वेट बिल्कुल हमेशा रहेगा और वेव प्रेशर जनरेट होगा नहीं। तो सिंपल से ऑप्शंस को देख कर ही आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको, तो ऑप्शंस को देख कर ही डायरेक्टली कर सकते हो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एन अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन इज मेड टू अ मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले हैविंग गामा टी। गामा टी आपको प्रोवाइडेड है, सी आपको प्रोवाइडेड है, फाई आपको प्रोवाइडेड है। द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ द एक्सकेवेशन इज, क्या पूछा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है, एट द बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन पूछा है आपसे, ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है एट द बेस लेवल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर अगर आप निकालते हो फॉर एग्जांपल क्या, गामा टी आपको पता है, सी पता है, अगर मुझे एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है तो दिस इज बेसिकली के ए इंटू गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट के, यही तो हो जाता है। अच्छा के कितना आ जाएगा, अगर 530 है आपके पास तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3, अगर फाई को आप रखोगे 30, ठीक है, वैल्यू को याद भी रख लेना, तो ये आपके पास 1/3 हो जाएगा, फाई को 30 रखोगे तो मल्टीप्लाई बाय गामा है आपके पास 18 और मल्टीप्लाई बाय जेड, डेप्थ देखो क्या, अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन द क्ले, मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन द क्ले। तो पहले तो आपको यहां से डेप्थ निकालनी पड़ेगी कि मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ कितनी है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ फॉर अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन, पहले ये निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम डेप्थ फॉर अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन, मैक्सिमम डेप्थ फॉर अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन वो 4c अपॉन अंडर रूट के इंटू गामा, ऐसे निकाल लोगे क्या, 4 इंटू सी आप निकाल लोगे ऐसे, अंडर रूट के है 1/3 और गामा आपके पास 18 है, शायद गामा आपको 18 गिवन है, बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 18, मतलब 38.49, 38.49 ये आपके पास अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है। तो के नहीं, पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट के, ठीक है, तो के गामा जेड कितना है, के आपके पास हो गया 1/3, गामा हो गया आपके पास कितना 18, जेड कितना हो गया, जेड हो गया 38.49 माइनस 2c, सी हो गया 100 और के ए हो गया 1/3 का अंडर रूट। तो यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 38.49, तो दिस इज 230.94 माइनस 200 बाय अंडर रूट 3 माइनस 115.47, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 115.469 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा क्या। तो आंसर देखो क्या आ रहा है 115.47, मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन निकाल लोगे तो वहाँ से भी आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते थे इसको। आ जाओ नेक्स्ट पे, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, तो और भी सिंपल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है अगर आपको, तो यहाँ क्या करो, के की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, बस यही तो हो जाता है आपके पास। तो यहाँ आपके ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3
तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द ग्राफिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर इज रेबनान मेथड, टेलर मेथड, मोर डायग्राम मेथड, न्यूमार्क्स मेथड। न्यूमार्क्स मेथड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आपके पास करेक्ट क्या होता है, रेबनान्स मेथड। तो ये मैंने आपको बताया था रेबनान्स मेथड यूज होते हैं। रेबनान्स मेथड एक ग्राफिकल मेथड होता है जो हम इसमें यूज करते हैं। तो दो मेथड मैंने आपको यहीं पर बताए थे, एक तो आपने बताया था रेबनान्स मेथड, रेबनान्स मेथड, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कलमेंस मेथड, ठीक है। रेबनान्स मेथड और कलमेंस मेथड, ये दो मेथड आपके पास ग्राफिकल मेथड हैं जो यूज होते हैं इस पर्टिकुलर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। While designing the retaining wall, the maximum pressure at the base slab shall not exceed the permeability, shear strength, compressibility या फिर safe bearing capacity। किसको exceed नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसको exceed नहीं करना चाहिए, permeability को किसको exceed नहीं करना चाहिए, permeability, shear strength, compressive strength। While designing the maximum pressure जो बेस पे आता है, that should not exceed the safe bearing capacity of the soil। ये इसके बारे में हम फाउंडेशन में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फाउंडेशन में भी इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी कोई चीज एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। द इंक्रीज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ऑन अ रिटेनिंग वॉल एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर ड्यू टू अ सरचार्ज ऑफ दिस फॉर अ सैंडी सॉइल विद फाई और गामा आपको गिवन है और कोहेजन 0 है। तो बोला है इंक्रीज कितना होगा इंटेंसिटी के अंदर, किसमें, एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी में। चलो ठीक है, अगर मुझे बता दो कि नॉर्मल अगर मान लो मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहा होता तो मैं ये निकालता क्या, के इंटू गामा एच माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के। अब यहां तक मुझे पता है कि c 0 है, तो c 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। के की वैल्यू आप फाई से निकाल लोगे, यहां से के की वैल्यू फाई से निकाल लोगे, मतलब 1 माइनस साइन 35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 35, ये हो गया फाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय गामा, गामा कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये 18 हो गया, और h कितना है, h गिवन है 2.5, एच गिवन है 2.5। तो करके देख लो इसको यार एक बार, 1 माइनस साइन 35 1 प्लस साइन 35 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ गया आपके पास 12.194। तो ये आ गया 12.194 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आपके पास आ गया। अब बोला क्या है इसने, बोला क्या, अगर सरचार्ज भी होता तो देखो सरचार्ज की वजह से कितना आ जाता। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ड्यू टू सरचार्ज, तो ड्यू टू सरचार्ज आपके पास जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर कितना आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो के कितना है, के है आपके पास 1 माइनस साइन 35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 35 मल्टीप्लाई बाय सरचार्ज कितना है, सरचार्ज है सर हमारे पास, सरचार्ज है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज है। तो कर लो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास कितना था, ये आपके पास था 0.2709 था ये, दिस वाज 0.2709, इसी को आपने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो इसी को आपने 200 से मल्टीप्लाई 54.198 आ रहा है, तो 54.198 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 54.198 आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपके पास है कितना 12.194, ये 12.194, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 12.194, डिफरेंस हो गया आपके पास 42 का, तो 42 मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस देख लो कितना आएगा, डिफरेंस आपके पास आ गया है 54.198 माइनस 12.194 मतलब 42 का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप इसको अप्लाई करोगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलो एक बार देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको देखता हूँ, अच्छा ठीक है, तो अब इसको देखो एक बार क्या करना है। ये आपके पास 54.19 तो सरचार्ज की वजह से है, तो सरचार्ज की वजह से इतना है, तो सरचार्ज की वजह से आपके पास ये तो टोटल आएगा वो 54.198। अच्छा प्लस ये पहले वाला भी तो होगा साथ साथ, ये कैसे भूल गए, प्लस पहले वाला भी तो होगा यहाँ पर,
तो इसका मतलब है कि 54,198 प्लस 12.194 इतना होगा। तो ये आपके पास 54.198 प्लस 12.194 इतना तो होगा आपके पास, मतलब 66 आएगा। ये सरचार्ज की वजह से इतना आएगा। देखो सरचार्ज की वजह से इतना आएगा, ड्यू टू सरचार्ज आपके पास के और क्यू प्लस के ए इंटू गामा जेड, ये भी तो हो जाएगा, ये भी साथ में आएगा। तो सरचार्ज की वजह से इतना आपके पास आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सरचार्ज। ये वाला वैल्यू आपके पास के ए इंटू क्यू की वजह से आ रहा है, तो सरचार्ज की वजह से इतना आएगा। अब डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 66.392 माइनस 12.194। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, वो उतना ही आ गया, सेम ही आ गया 0.194, मतलब आ गया आपके पास 54। तो दिस इज 54.198। तो इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। मतलब अब आपका आंसर आ गया बेसिकली सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल है। देखो एक बार क्या करना है आपको, एक बार तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सेकंड में जब सेकंड में देखोगे नेक्स्ट में, तो आपके पास सरचार्ज की वजह से, ये टोटल सरचार्ज की वजह से ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लास में करवाया था चीजें, सरचार्ज के ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको मिस नहीं करना है कि ये वाला, ये जो 12 पॉइंट आ रहा है, इस चीज को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। फॉर बल्क हेड्स विच आर द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरीज एप्लीकेबल। बल्क हेड्स के लिए कौन सी थ्योरी, एंकर हेड थ्योरी बल्क हेड के लिए जनरली एप्लीकेबल होती है। तो बेसिकली कूलम थ्योरी भी नहीं होगी, रैंकाइन भी नहीं होगी, दोनों नहीं होगी। इसका तो नन ऑफ दीज। इसका इस वाले क्वेश्चन का अगर आंसर देखोगे, इसका तो आ जाएगा नन ऑफ दीज। जनरली एंकर हेड थ्योरी जो होती है वो जनरली यूज होती है बल्क हेड्स के लिए। बल्क हेड के बारे में हमने क्लास में पढ़ा है कि बल्क हेड्स किस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर कैसे इसको यूज किया जाता है। आज विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन सा रीजन देता है। तो पैसिव के लिए हमने क्या लिया था, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए प्रेशर कॉफिशिएंट जो आपके पास होता है, तो केपी जो होता है, दिस इज बेसिकली 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई। दिस इज बेसिकली 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई, ये आपके पास होता है। इसका मतलब हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके पास ए, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये मैंने आपको क्लास में डेरिवेशन के फॉर्म में भी इसको बढ़िया तरीके से बताया कि प्लस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स वेज थ्योरी द एक्टिव अर्थ प्रेशर साइड्स द वेज। अच्छा, एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह बात करते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर वॉल अवे मूव हो रहा होता है, वॉल अवे जाएगा, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड जाने वाला है आपके पास, डाउन एंड आउटवर्ड ऑफ द स्लिप सरफेस, बस यही करेक्ट हो जाएगा। डाउन एंड आउटवर्ड ऑफ द स्लिप सरफेस, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये मैंने आपको क्लास के अंदर काफी बढ़िया तरीके से समझा रखा है इस चीजों को। आ जाओ नेक्स्ट पे। द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री। इंटरनल एंगल 30 डिग्री है। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3। इसको याद रख लो 1/3 को। तो 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है सर 0.333। तो ये 0.333 मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट पाओ। व्हाट इज द अजम्पशन मेड अबाउट द बैक ऑफ द वॉल इन द रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। क्या अजम्पशन हम रखते हैं बैक ऑफ द वॉल के लिए, प्लेन और रफ, नहीं, प्लेन एंड स्मूथ। ठीक है, प्लेन और स्मूथ। अच्छा, बैक ऑफ द वॉल उसके लिए कह रहा हूं मैं, तो वर्टिकल होनी चाहिए ना, तो वर्टिकल एंड स्मूथ, डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फॉर फ्रिक्शनल ग्रैनुलर सॉइल्स द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज। अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट की बात करें इसके लिए, तो बेसिकली हमें पता है कि दिस इज 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे। द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन द सॉइल इज। कोहेजन का इफेक्ट क्या होता है सॉइल के ऊपर, ये हमें देखा है। देखो अगर मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करूंगा, तो ये देखो क्या हो रहा है, के ए गामा इंटू जेड माइनस 2c अंडर रूट के है। तो कोहेजन की वजह से ये तो डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करूंगा, तो कोहेजन की वजह से ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली पैसिव डिक्रीज होता, पैसिव इंक्रीज होता है और एक्टिव डिक्रीज होता है, यही तो चीजें होती हैं। तो रिड्यूस द एक्टिव अर्थ प्रेशर बट टू इंक्रीज द पैसिव अर्थ प्रेशर, मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर कर लो, इसको आंसर कर लो, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट शैल बी द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑफ एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिस। 22 डिग्री गिवन है। अगर मुझे पैसिव का पूछा गया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई, क्या
ये मैं लिख सकता हूँ इसको, तो 1 प्लस साइन 22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 22, ठीक है, ये कर लो इसको, तो दैट इज 1 प्लस साइन 22 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 22, दैट इज 2.197 और 1978 है ये, ठीक है, 1978, तो 2.198 हो गया लगभग अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब हो गया बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। Active earth pressure of the soil is defined as the lateral pressure exerted by the soil when the soil is at rest, when the wall tends to move away from the soil. Active का मतलब away हो जाएगा, तो away के लिए हो जाएगा। Retaining wall moves in the soil, तो ये करेक्ट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। A for away, A for active, तो यहाँ आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास बी। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस नेक्स्ट डीपीपी में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच।